ये आपके लिए होगा आपकी यूनिट नंबर 8 और चैप्टर नंबर 13 जो आपका किस नाम से आता है, न्यूक्लियाई के नाम से। अगर आप इस यूनिट को आप देखेंगे तो ये यूनिट की एटम्स और न्यूक्लियाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने पिछले चैप्टर में कवर अप किया हुआ था, और इस पार्ट में अब हम क्या कवर अप करने जा रहे हैं, हम कवर अप करने जा रहे हैं न्यूक्लियाई। और जैसे आप न्यूक्लियाई के ऊपर जाते हैं तो फिर एक अगली चीज जाते हैं, आखिरकार इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ते हुए जाएंगे, तो वो मैंने लास्ट टर्न में बताया था और इस टर्न में एक बार आपको दोबारा बताता हूँ ना, वॉच क्लियरफुली। जब आप इस चैप्टर के एक्चुअल सिलेबस पे जाएंगे तो इस चैप्टर का एक्चुअल सिलेबस जो था, जो मैं बात करूंगा लास्ट ईयर तक, वो एक कंप्लीट पार्ट था जो आपको पूरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरी स्क्रीन पे नजर आने का मतलब है कि इस समय हम यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं रिवाइज्ड सिलेबस, ये जो मैंने लिया हुआ है ये रिवाइज्ड सिलेबस आपका कौन सा है, जो आपका सिलेबस एप्लीकेबल है आपके सेशन यानी कि 2020-2021 में। इस पोर्शन के लिए आपका जो है इस ईयर के लिए आपका सिलेबस क्या बताता है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ आकर आपका सिलेबस इस साल का जो मैंने मेंशन किया 2020-21, ये यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। इसमें से इस साल जो आपका पोर्शन ऑमिट किया गया है, कहा जाए डिलीट किया गया है, इस साल जो आपका पोर्शन निकला हुआ है वो भी मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। ये आपका पोर्शन निकला हुआ है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज। सबसे खास बात एक मैथमेटिकल जो आपका रेडियो एक्टिव डिके लॉ होता था, और उसके बेसिस पे जो हम हाफ लाइफ, मीन लाइफ, एस टाइप के रिलेशनशिप, रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टॉपिक पढ़ते थे। इनके लिए मैंने कहा था कि अभी फिलहाल आपके बोर्ड लेवल से अभी मैं इन टॉपिक्स को कवर करूंगा और बाद में आपके ये टॉपिक भी हम कवर करते हुए जाएंगे। ये टॉपिक ऑप्शनल होगा, जिन्हें पढ़ना वो पढ़ेंगे, जिन्हें नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे, बट ये तो आपके लिए कंपलसरी है ही कि ये तो आपको रिवाइज्ड सिलेबस का ये हिस्सा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहली मेरी बात समझ में आती है। अब हम चलते हैं, जब आप इस पार्ट को सिलेबस के स्टार्ट करेंगे तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको ध्यान देखें। जो मैंने शुरुआत की, जो आपका पहला पार्ट था कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो आपको ये बताते हुआ जाएगा कि आखिरकार न्यूक्लियस क्या होता है और कैसा होता है। ठीक है, आए हम बात करते हैं। एज आई होप अब आपको बोर्ड लास्ट टर्न की तरह गड़बड़ नहीं हो, अब आपको बोर्ड बिल्कुल साफ नजर आ रहा हो। थोड़ा सा अपनी लाइंस को नीचे ले लेता हूँ, और थोड़ा सा अगर नीचे लेंगे तो आपको जो है ये जो ऊपर के हम कहते हैं वो भी आपको सिंबल्स नहीं टकराएंगे। तो देखें, चेक करें बोर्ड सभी को साफ पढ़ने आ रहा है, हाँ या ना। फिर मैं स्टार्ट करूँ। यस सर। पढ़ने आ रहा है, देन इट्स गुड, वेरी गुड। बाकी थोड़ा मैंने कहा स्क्रीन आप जूम कर लेंगे। आया सबसे पहली चीज हम जिस पे बात करते हैं, क्या होता है आखिरकार न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड दो तीन चीजें आपको बहुत सिंपली वैसे ही मालूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मिनट में उनको बता देता हूँ यहाँ कहीं साइड में। न्यूक्लियस से रिलेटेड जो आपको चीजें मालूम है, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या चीज बताते हैं, किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट जिसमें आपका टोटल मास ऑफ द एटम और एज वेल एज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, ये दोनों आप जिस सेंट्रल छोटे से पार्ट में कंसंट्रेट मानते हैं, क्योंकि आपको ध्यान है हमने कहा है 99.7 पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, 99.7% आपका हॉलो पार्ट होता है, केवल आधा % पार्ट में आपके न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो ये जो मैंने कहा मासिव और हैवी और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है न्यूक्लियस होगा, ये आपको मालूम है। क्या क्या होता है न्यूक्लियस में, तो ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बताने वाली बात होती है, ये 9th से बच्चों को मालूम होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इन 2 पार्टिकल्स में आपके पास होते हैं प्रोटॉन्स, इन्हीं में एक होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स, और कंप्लीट मैंने रिपीट कर दिया है लास्ट टर्न का ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने कहा जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे जाओगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये अनचार्ज या कहा जाएगा, मैंने कहा सिंपली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। कंबाइंड फॉर्म में इन दोनों पार्टिकल्स का टोटल, इन दोनों पार्टिकल्स को आप जिस नाम से जानते हैं वो पार्टिकल्स के लिए आपका एक वर्ड आता है, और ये वर्ड कहता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब ये था पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। फर्दर मैंने कहा जब इन पार्टिकल्स के ऊपर जाओगे तो किसी भी न्यूक्लियस का जो आप नोटेशन लेते हैं, न्यूक्लियस का नोटेशन आप जिस ढंग से लिखते हैं किसी भी एटम का, वो आप लिखते हैं ZX से।
और ये Z वर्ड आपका, Z लेटर आपका जाना पहचाना है। मैं पिछले क्लासेस की बात नहीं कर रहा, जस्ट इन द प्रीवियस चैप्टर जो हमने तमाम सारे डेरिवेशन किए थे। फॉर एग्जांपल एनर्जी, जब आप एनर्जी निकालते थे तो आपकी आती थी Z² me⁴ अपॉन 8h² n² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। Z² वहां आपसे बताते थे एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर आपको मालूम है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। सो नाउ इट इज नोन टू यू। भैया केमिस्ट्री बहुत सारी पढ़ रखी होती है तुमने। Z आपको बताता है किसी भी एटम में अगर एटॉमिक नंबर है, जो मैं बात कर रहा हूं ये आपके लिए क्या, मैंने कहा ये आपका एटॉमिक नंबर तो क्या चीज बता रहा होता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। चूंकि इस समय हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपसे कहता हूं इट गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। फर्दर देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज द ए इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ एटम। तो फिर एक सवाल बना, व्हाट इज द मास नंबर। मास नंबर का मतलब ही होता है आपका टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी आपसे कहा जाए जो आपका ए है, ए इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, अगर हम मैथमेटिकली लें तो यहाँ कहीं ले लेता हूँ आपका जो एटॉमिक मास नंबर है, ये जो भी मास नंबर है इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने क्या कहा काय से दिए जाएंगे आपके जेड से, और प्लस आप देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई कहेगा एग्जाम्पल, वैसे मुझे नहीं लगता है इसकी जरूरत थी, लेकिन फिर भी चूंकि हर तरह के लोग अपने पास हैं, तो मैंने कहा अगर आप मेरा फेवरेट एलिमेंट उठाएंगे सोडियम, तो बट नेचुरल सोडियम में आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे आपके 11, और ये आपको बता रहा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा 12। तो मैंने कहा एक जनरल नॉलेज थी, 9th 10th 11th किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा इसको बड़े आराम से बता सकता है, और इसीलिए आपके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पहली जानकारी जहां से शुरू होती है, जिसको मैंने कहा हम डायरेक्ट एक बार पढ़ते हुए जाते हैं, कोई चीज अटके तो एक बार पूछना, अदरवाइज नॉट। क्या आपसे बताएगा मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड विद स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन। जो छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, सेंट्रल रीजन है हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज, वही आपके लिए कहलाता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर अगला सवाल आता है न्यूक्लियाई काय से बने होते हैं, तो जो मैं अभी बात कर रहा था, आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिस्क्राइब्ड कलेक्टिवली। ये वर्ड अब आपको इस चैप्टर में यहाँ से दिखता हुआ मिलेगा, और ये वर्ड आपका क्या कहेगा, ये आपसे कहता हुआ जाएगा न्यूक्लियॉन्स। ठीक तो बढ़िया, बोर्ड की क्वालिटी मुझे तो ठीक नजर आ रही है, आपका पता नहीं मुझे, है ना। थोड़ा बहुत बीच में एक आध बार ब्लर हो उसकी चिंता मत करना, मोटे तौर पे आपको जनरली दिखता जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज थे हम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस। अगर किसी भी न्यूक्लियस में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको काय से मिलेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मैं बात कर रहा था ये आप लिखते हैं जेड से। ठीक, ब्लर हो रहा था वो, उस पे है वाईफाई पे। नहीं नहीं, बीच में आप तो मोबाइल डाटा भी रहे हो ना, बीच बीच में थोड़ा बहुत होगा कहते हैं ब्लर। देखो वीडियो चालू हो गया, कर ओके चले देखते चलिएगा, जहाँ देखने दिक्कत आए वहाँ मुझे बताइएगा। फिर नेक्स्ट जो बता रहा था, चालू है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमने बात कर ली थी आपसे, एटॉमिक नंबर, ये आपका रिप्रेजेंट काय से करते हैं, विद द लेटर जेड, जो मैं ऊपर लिया था XZA। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आप बताते हैं n से, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये भी हमने आपसे चर्चा कर ली थी। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल क्या कहलाएगा आपके लिए, ये कहलाता है मास नंबर कैपिटल ए। और मास नंबर कैपिटल ए जो मैंने एग्जांपल दिया था आपके लिए, सोडियम 1123, 11 आपके होंगे, प्रोटॉन्स का नंबर Z आपका 23 होगा कैपिटल ए, और नॉर्मल है। इस केस में आपके न्यूट्रॉन बराबर कितने होंगे 12, यानी 12 प्लस 11 टोटल 23 होना चाहिए। तो ये आपसे कहा गया A इज इक्वल्स टू कितना होगा Z प्लस N, यानी फाइनली आप देखेंगे न्यूक्लियाइड्स आर रिप्रेजेंटेड एज ZXA। याद है, किसी को कोई डाउट होने का सवाल हो तो मुझे बताओ, बोलो आपको कोई शंका? नो सर, बताते हैं। अब नेक्स्ट चीज जिस पर हम थे, जिसमें अक्सर यहाँ पे हम कहते हैं कई बार लोगों को
कंफ्यूजन हो जाता है। और ये हम जाते हैं अगली चीज इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये आपसे बात की जाएगी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट पे जब आप पढ़ेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट हम क्या लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट एक बहुत सिंपल चीज है, कुछ लोगों के लिए चर्चा करनी पड़ेगी मुझे। एटॉमिक मास यूनिट में एक बहुत सामान्य सी बात आती है, जो भी मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था मैंने लिखा है सोडियम 11 और 23। इसका मतलब है सोडियम का मास आपका 23 है। सही आ रहा है कि ब्लर आ रहा है? तो सही हो सही है, ठीक है। 11 23 है तो एक सवाल आता है सोडियम का मास 23 है, तो ये जो 23 आपका है, ये 23 आपका क्या है? ये 23 ग्राम है, किलोग्राम है, क्विंटल है या टन है? बताएं। AMU समझ में आता है ना? तो मैंने कहा 23 ग्राम है ना क्विंटल है, बल्कि आप एटम्स, न्यूक्लियाई, इन सब के मास किस में मेजर करते हैं? ये आप जिस यूनिट में मेजर करते हैं वही यूनिट आपके लिए जानी जाती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के अलावा इसका एक और नाम भी है, और एक और नाम आपके पास मौजूद है, वह है यूनिफाइड मास यूनिट। यूनिफाइड मास यूनिट से की वजह से आप देखेंगे एनसीईआरटी जनरली इसको AMU नहीं लिखेगी, एनसीईआरटी में मोस्टली आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा यू, सिंपल सा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ साइज को, आपको मजे दिखती है। नेक्स्ट मैंने कहा जब आप इस पर बढ़ेंगे AMU पर या यूनिट पर, जो भी आप इसे कहना चाहें, तो फिर एक अगली चीज आएगी। सवाल ये बना एक AMU होगा कितना। एक AMU की जो 9th क्लास से हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन आपकी आती है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। अब आप पूछेंगे यही डेफिनेशन क्यों ली गई 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम? क्योंकि ऐसे तो आपका 1H1 होता है तो सीधा कह देते हैं हाइड्रोजन के बराबर, या आपको मालूम है हीलियम का मास कितना होता है 2He4, तो आप कह सकते थे 1/4 ऑफ हीलियम। भाई हीलियम का मास 4 है तो 1/4 ऑफ हीलियम 1 ही आएगा ना, तो ये 1 क्यों नहीं कहा गया? इसके पीछे आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जब हम शुरुआती क्लासेस में पढ़ते हैं तो सोडियम का मास आप 23 पढ़ लेते हैं, ठीक है, राउंडेड अप ये सही भी है। बट अब अगर हम डिटेल में जाएं तो सोडियम का एक्चुअल मास जो है वो 23 नहीं होता, थोड़ा सा हैवियर होता है। रीजन ये है कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो हमने 11 और 12 डायरेक्ट 23 किया है, यानी मैंने सपोज किया है कि प्रोटॉन 1 हो गया और न्यूट्रॉन का मास 1 हो गया, ये थोड़ा सा 1 से 0.0076 हल्का सा वेरी करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशंस में हम उनका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब चूंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अब हम डीपली उस चीज को भी देखते हुए जाएंगे और हल्का सा याद रखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप देखें हाइड्रोजन का मास अगर आपको याद हो 11th में 1 नहीं लिया जाता, ये लिया जाता है 1.008। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यानी बता रहा है कि आप 1H1 कह देते हैं, ठीक है 1 ही है, मैं नहीं कह रहा 1 नहीं है, इट इज 1। लेकिन अगर डीपली घुसोगे तो 1 नहीं है, फिर तो आदमी कहेगा नहीं 1 नहीं है, 1.008 है। ऐसी कंडीशन में एक इंटरेस्टिंग बात है, कार्बन 12 एक ऐसी मजेदार चीज है जिसका मास एग्जैक्ट 12 आता है, और इसीलिए दिख रहा होगा 1/12 ऑफ 12 कितना हुआ, ये हो गया आपका 1। इसलिए हमने कह दिया 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। हमने हीलियम से नहीं लिया या किसी और से भी, जिससे तुम चाहते। अब एक लास्ट सवाल, बोले ये तो समझ में आ गया कि हम कार्बन 12 का जो 12th पार्ट है उसको एक यूनिट मानेंगे, और एक यूनिट चाहे आप उसको एटॉमिक मास यूनिट कह दें, एटम्स के मास की यूनिट, और चाहे आप यूनिफाइड मास यूनिट कह दें। नाउ द क्वेश्चन इज ये यूनिट किलोग्राम में कितनी होगी? क्योंकि फिजिक्स में आपने ध्यान दिया होगा मास की यूनिट मानते हैं किलोग्राम, तो भैया यूनिट में तुम नाप रहे हो, किलोग्राम में मुझे कैसे पता चलेगी? तो किलोग्राम में ऐसे पता चलेगी कि हमारे पास एक बहुत छोटा सी चीज है। आप मुझे बताएं कि आप में से किसी ने मोलर मास वर्ड सुना है? यस सर। कोई मुझे बताएगा ये मोलर मास नाम की क्या बला होती है? सर एक मोल का मास। एक मोल का मास, सही कह रहे हैं, और करेक्ट करो, लगभग सही हो, एग्जैक्ट आ जाओ, 12th में हो। ठीक, मैं बताता हूँ मोलर मास क्या होता है, मैं एग्जैक्ट दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने पूछा था। मोलर मास होता है, ध्यान देखना, वो डिपेंड करेगा कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर आप जैसा भी लेंगे, जिस भी कंडीशन में आप जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास होता है, ये सही है। लेकिन सबसे खास बात ये होता है इन
ग्राम पर मोल। हाँ, ग्राम पर मोल कहते हो। तो एटॉमिक या मोलर मास हमें काय में दिखाना है, ग्राम्स में दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, मोलर मास हमें से कहते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान के चले कि चले भाई सोडियम ही ले लेते हैं। आपसे कहा जाता है कि किसी दुकान से आपको 1 मोल सोडियम खरीद के लाना है, कितना सोडियम खरीद के लाओगे? 1 मोल सोडियम दुकान, हाँ कितना? 23 ग्राम। 23 ग्राम। समझ में आ गया? इसीलिए जैसे मोलर मास कह रहे हैं, क्योंकि ये मास जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को। शब्दों पे जाओ, केवल हिंदी अनुवाद कर दो, अपने आप दिखने लगेगा। मोलर मास मतलब ऐसा मास जो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मैंने कहा था एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। जब आप 23 ग्राम लेते हैं, वाइट 23 ग्राम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसका एटॉमिक मास कायम है AMU में, लेकिन इस AMU को अगर आप उसमें लेके जाते हैं काय में ग्राम्स में, तो मैंने कहा ये आपके लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके लिए मोलर मास, यानी कि 1 मोल के बराबर। और एक आध छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। चलो तुम्हें किसका मास मालूम होगा? वैसे तुम्हें सारे पता होने चाहिए। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अपने को जो है 1 मोल नाइट्रोजन गैस लानी है, आप कैसे लाएंगे? कितनी नाइट्रोजन लाओगे? 28 ग्राम। ठीक है, पहला जवाब बिल्कुल सही है, आप लाएंगे 28 ग्राम्स। तराजू पे तुलवाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी नाइट्रोजन होती है 7N14, और शायद ये सबको मालूम होगा जब मैं नाइट्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट N2। द एटमोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन इज 2। इसका मतलब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल विल कंटेन 2 एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन, यानी मुझे लानी पड़ेगी 14 दूनी 28 ग्राम नाइट्रोजन। चलो मेरे पास तराजू नहीं है, अब क्या करूं? तौल नहीं सकता। अब कोई दूसरा ऑप्शन? कोई दूसरा ऑप्शन? वजन में नहीं तौल पा रहा, कोई और ऑप्शन? 1 मोल नाइट्रोजन तो लेके ही आनी है, क्या करोगे? वॉल्यूम से ले लेंगे। वॉल्यूम से ले लेंगे। कितना लोगे? 22.4 है। 22.4 लीटर, ठीक है। और जब 20.4 लीटर लें तो एक बस ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। कारण समझ में आता है, क्योंकि गैसेज हैं। लास्ट ईयर हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर और प्रेशर गैसेज कम ज़्यादा हो सकती हैं। 22.5 लीटर ले रहे हो, अगर किसी और टेम्परेचर पे जाओगे वो जाके 22 की जगह 32 लीटर हो जाएगी। टेम्परेचर कम आ जाओगे 22 की जगह 12 लीटर रह जाएगी। इसलिए 22.4 लीटर कहाँ मेज़र करोगे? STP पर। ये भी आपकी बात सही है, पर हमारी प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा मान के चलो मेरे पास भैया वो कंटेनर भी नहीं है जिसमें भरवा लाता, अब मैं कैसे लाऊं? मैं तो झोला लेके गया था, अब क्या करूं? और कोई तरीका 1 मोल नाइट्रोजन का पता लगाने का? एटम के टर्म में ले आओ। एटम्स के टर्म में ले आए, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस ला रहे हो, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लाना। कितने मॉलिक्यूल काउंट करके लाओगे? 6.022 10 के 23। सही है ना? ये आपको मालूम है, इसलिए मैंने कहा मैंने एक बार चर्चा कर दी मोल की। ये मैंने क्यों चर्चा की? क्योंकि अब आप ध्यान से देखना, इसका मतलब है उल्टा चलते हैं। अगर आप नाइट्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे? जिनको मैंने कहा 6.022, इतने मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के कितना वजन देंगे? 28 ग्राम। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, सोडियम के इतने मॉलिक्यूल्स काउंट कर लूँ तो कितना वजन देंगे? आई रिपीट, सोडियम के इतने मॉलिक्यूल्स काउंट करता हूँ बैठ के मजे से, कितना वजन देंगे? 23 ग्राम। समझ में आ गया? यही मोलर मास था। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब मैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगा। छोड़ो सोडियम वोडियम,
मैं कार्बन के इतने ही एटम गिनता हूँ, कितने एटम गिनूंगा, इतने एटम गिनूंगा कार्बन के। बताओ कार्बन के इतने एटम्स का वजन कितना होगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन होता है, कहाँ लिखूं, याद दिख रहा है, कार्बन होता है बेचारा 6C12। इसका मतलब अगर कार्बन के इतने मॉलिक्यूल मैंने गिन दिए तो उनका वजन कितना आएगा? 12 ग्राम आएगा। बस आपको कहानी समझ में आ गई। आ जाए, देखें ध्यान से। मेरी डेफिनेशन कहती थी कि एक एमयू क्या है? ये है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। वो छोड़ो, 12 आ रहा कार्बन एटम। अब एक दिक्कत है, कार्बन एटम का मास कहाँ से लाओगे? कार्बन एटम का मास मिल जाएगा, थोड़ा सा तीसरी क्लास में चलना पड़ेगा। कौन सी तीसरी क्लास? जो आपसे बताती थी द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स इज दिस मच, सो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज दिस मच। देखो ध्यान से, जो मैं सवाल पूछ रहा था, कार्बन के इतने एटम्स का वजन कितना होगा? 12 ग्राम। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर छोटा लगे तो जरा सा और बड़ा करता हूँ, देखें ध्यान से, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, ठीक है ना। चले देखें, यह मास ऑफ 6.0225 इंटू 10⁻⁻23, यही पूछ रहे थे ना, कार्बन के इतने एटम्स का वजन कितना होगा? तो आपने कहा इतने एटम्स का वजन होगा 12 ग्राम। और अगर इतनों का वजन मिल गया तो एक का तुरंत मिल गया। इसलिए मास ऑफ एक कार्बन एटम, एक का कितना होगा? डिवाइड बाय दिस, यानी 12/6 पॉइंट, वो जो भी मैं तो n लिख देता हूँ, छोड़ो इसको, मैं लिख देता हूँ n तो माने मालूम है ना, n माने मालूम है कि भूल गए? एवोगैड्रो नंबर कहलाता था। हाँ, इसका मतलब याद देखना। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखा जा सकता है। ये आपने देख लिया, आपका मास ऑफ एक कार्बन एटम कितना? ये रहा, वो जो n लिखा हुआ है 6.022 बता रहा है। अब AMU की डेफिनेशन पे आ जाए। AMU कहता था 1 AMU है 1/12 इंटू कार्बन एटम। तो इस वैल्यू को ले जाके घुसेड़ दो इसमें, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो ध्यान से, यही लिखा है, एक AMU बराबर क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, यही थी। सो 1/12, ये रहे 1/12 इंटू कितना? अब इसमें दिमाग मत खो जाना कि साहब ये कितना आएगा, ये कितना इतना नहीं आएगा, ये चुपचाप हम बता देते हैं इतना आएगा। तो तुम्हें शंका हो तो कैलकुलेटर पे तुम निकाल सकते हो। कितना आएगा? 1.6604 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या अब आपको एक कहानी समझ में आती है या हाँ या ना? जब आप AMU की बात करते हैं तो पहली बात, AMU के टर्म्स में आप एटॉमिक और न्यूक्लियर मासेस मेजर करते हैं। नंबर 1, बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास मेजर करते हैं। AMU की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। इन केस कोई आपसे कहे एक AMU की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप बताएंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मास कहाँ से आएगा? यहाँ से कि 6.022 इंटू 10⁻23 का मास होगा 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम है। और यही लाइन मैंने ली है, मास ऑफ दिस मच एटम्स, n एटम्स, में से n बोलता जाता हूँ, कितना होगा? 12 ग्राम। एक का कितना होगा? 12/this, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/12 से, और काटने पीटने की जरूरत नहीं है। इस वैल्यू को आप याद रखें। कौन सी वैल्यू आप याद रखेंगे? जो मैंने सामने ली है, ये वैल्यू होगी आपकी 1.6604 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब कोई शंका किसी को तो फुर्ती से बोले हाँ या ना। नो सर। आगे तो कोई बोलो यार। लो बेचारे सब सन्नाटे में बैठे हैं। कुछ सोच रहे हैं क्या बोलूं है। चलो ऐसा भी ठीक है। आए तो फिर अगली बात करते हैं, मामूली बच्चों वाली कुछ छोटी छोटी बातें और एक आध दो कुछ डाटा जिसमें एक आध चीज समझाने की होगी मेरा ख्याल है, बाकी तो जनरल चर्चा में होगी। पहली चीज, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेल नोन टू एवरीवन, नथिंग इज टू बी डिस्कस्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन का चार्ज भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। अब ये मत पेज निकालना, -19 लिखा है, इतना सबको मालूम है, ये 10⁻⁻19 है, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट, मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास। एक मजेदार चीज देखो क्या तो नजर आ रहा है, हमने जो AMU निकाला था वो था 1.6604,
AMU हमारा कितना आया था, अभी हम यहाँ पर लिखें वो पावर्स नहीं लिख रहा, ठीक है ना, यही आया था ना इनटू। यहाँ देखें आपका मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ रहा है, देखो ना ध्यान से, ये आपका एक AMU तो नहीं आ रहा। और यही मैं आपसे शुरुआत में चर्चा कर रहा था कि हाइड्रोजन 1 नहीं होती, हाइड्रोजन 1.00 समथिंग होती है, क्योंकि आपके प्रोटॉन के आप मास पे जाएंगे तो प्रोटॉन का मास 1 AMU नहीं है, ठीक है, 1 ही है लेकिन 1 नहीं है, 1.007276 AMU। इट इज द एग्जैक्ट mass of one proton in terms of the unit or atomic mass unit. So is it clear to you? एक आध छोटी मोटी बातें और, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्रोटॉन, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन होता है ½ h/2π। जब आप ½ h/2π की बात करते हैं तो मैं याद दिलाता हूँ, हमने पढ़े हुए हैं लास्ट ईयर क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो डिटेल में आके एक बार केमिस्ट्री की बुक से फिर से पढ़ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है अबाउट द एनर्जी लेवल, ये एनर्जी बताता है। सेकंड आपका आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, दैट्स व्हाई देयर विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये आप लास्ट में पढ़ चुके हैं, सॉरी लास्ट 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व या रोटेट कर रहा हो, फिजिक्स में हमने पढ़ा था, तो उसमें होता था एंगुलर मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन के साथ ध्यान देखना, इलेक्ट्रॉन में मैंने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट कर रहा है तो फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है अबाउट दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं, दूसरा नंबर एक आपका था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप बता सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा होगा, अंदाज? तो मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट बताता है। तो इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से घुस गया, कोई आइडिया किसी को? भाई इलेक्ट्रॉन एटम में चक्कर लगा रहा है, इसमें मैग्नेटिज्म कहाँ से घुस गया, कोई आइडिया किसी को? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैं आप बताता हूँ, हमने इसी साल एक चीज़ पढ़ी थी, मैं याद दिलाता हूँ, हमने पढ़ा था अगर आपका कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसलिए मैंने कहा था भैया केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी फिजिक्स की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ती है। अगर फिजिक्स के फंडामेंटल क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की डिटेल में समझ में आ जाती हैं। इस साल हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर करंट कैरिंग है, लूप है, यानी करंट अगर सर्कुलर लूप में है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगती है। और आपने इसमें एक नहीं 2 डेरिवेशन किए हुए हैं, एट द सेंटर एंड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ये दोनों मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको ये याद आ जाए, इस टाइप से किए हैं ना, ये सिर्फ याददाश्त ताज़ा कर रहा हूँ। μ0/4π2πi/r, that is the magnetic field at the center of a current carrying loop। इसका मतलब आपका करंट कैरिंग लूप एक काम करता है, आपको याद है ये भी बता रहे थे, नॉर्थ और साउथ किस बेसिस पे बनते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते आना। इसका मतलब ध्यान देखना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और स्पिन कर रहा है तो डेफिनेटली एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट्स व्हाई एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज इक्विवेलेंट टू अ वेरी स्मॉल करंट लूप। क्या मैं सही हूं या हाँ या ना, बताएं। मैं सेंटेंस रिपीट कर देता हूं जो नहीं समझ पाए हो। मैंने कहा एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम इज जस्ट इक्विवेलेंट टू अ वेरी स्मॉल साइज्ड करंट लूप। और अगर बहुत स्मॉल साइज करंट लूप के इक्विवेलेंट है तो इसके साथ क्या खास बात आएगी, करंट लूप का मतलब ये देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट जो आपने निकाला था
क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालते थे IA, और इसके लिए आप मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। तो जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो इसी मैग्नेटिक मोमेंट की जानकारी देता है। तो ये हो जाता है, अब तुम पूछोगे ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हमसे रिलेटेड चीज़ें, कंसेप्ट चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री हो, कई बार अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे फिर एक आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में दिक्कत ये, स्पिन मीन्स द रोटेशन, रोटेशन है तो फिर इसका मतलब इस रोटेशन के लिए भी आपके पास स्पिन या रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन दोनों बातें करता है। और आपको मालूम है जब रोटेशनल की बात करते हो तो रोटेशनल दो ही होते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉक और एंटी क्लॉक के लिए इसीलिए आपको याद होगा जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक की चोंच ऊपर और दूसरे की नीचे होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यही बताता है ना कि दोनों का स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहाँ है। ये फिगरेटिव दिखा देते हो, फिगरेटिव एक ऊपर एक नीचे नोटेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन के सीम ऊपर है और नीचे है, इसलिए आप इसको मैथमेटिकली बताते हैं। और इसीलिए आपको ध्यान आएगा जैसे आपका एंगुलर मोमेंटम बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट NH/2π, वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, वो आपका H/2π का मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। और अब यहाँ पर जो आपका ये है कौन सा वाला स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दिख रहा होगा यहाँ पर आपकी कौन सी डिजिट है, हाफ। इसका मतलब ये मल्टीपल कितना होगा, हाफ H/2π। बाकी मुझे लगता है H से आप परिचित हैं। चार्ज और मास मुझे समझाने का नहीं था, तो मैंने कहा ऐसी चीज़ बता दूं जिससे आप हाफ H/2π या उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री में टर्म्स लेते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। अब एक नेक्स्ट बढ़ता हूँ, प्रोटॉन की बात में समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर किस बेचारे का आने पे, अगला नंबर जिस बेचारे का आएगा वो होगा, जब तो देखने लगा होगा, नहीं देख रहा, ये हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास जाओगे तो न्यूट्रॉन क्या चीज़ बताएंगे, वही फंडामेंटल पार्टिकल है विच इज़ एसेंशियल, हाँ ये अच्छी चीज़ है, विच इज़ एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। एक मज़ेदार बात है, न्यूट्रॉन दुनिया भर के सारे न्यूक्लियाई में पाया जाता है, केवल एक में नहीं पाया जाता। कौन सा वो एक है गरीब, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इसलिए अगर हाइड्रोजन होती है प्रोटियम इधर, हाँ प्रोटियम वाला आइसोटोप जो है ये 1H1, क्योंकि इसमें ये जो एक है वो प्रोटॉन होता है। इवन अगर आप ड्यूटीरियम भी लेंगे, इसी हाइड्रोजन का आप आइसोटोप लेंगे ड्यूटीरियम, तो भी आप देखना उसमें क्या होगा, इसका दो का मतलब ही है एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। तो दुनिया में मैंने कहा एकमात्र इकलौता गरीब प्राणी कौन है, वो हाइड्रोजन वाला प्रोटियम वाला आइसोटोप जिसके पास न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हो तो चलो समझ में आ गया, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई चैडविक। अब ये मत कहना समझाओ, इसको याद रखना पड़ता है ना। द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, जीरो है, न्यूट्रल है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर से देखो यहाँ पर बस याद दिला दूंगा, यहाँ देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन में 1.6604 नहीं है। इसका मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन हम बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, एक यूनिट होता है, नहीं है, थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है। और उस बारीक डिफरेंस की वजह से ये एग्जैक्ट वैल्यू है 1.008665 AMU। समझ में आता है। अब लास्ट एक चीज़ मज़ेदार बताता हूँ जिसके लिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। वो सेंटेंस ये है कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एटम होता है उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें आपके न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं। न्यूट्रॉन आप देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर परमानेंट स्टेबल होता है, वहाँ पर मौजूद रहता है। लेकिन अगर ये न्यूट्रॉन बाहर निकल आए तो बाहर निकलते ही आपको नजर आएगा और डिके होता है। ये भी मैं आगे एक सेकंड बाद बताऊंगा। तो सवाल आता है बाहर आके अगर अनस्टेबल है, डिके हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर क्या होगा, तो आपसे बताया जाएगा द मीन लाइफ ऑफ ए फ्री न्यूट्रॉन इज अबाउट 16.6 मिनट, यानी कि 1000 सेकेंड। इट इज़ बेटर टू रिमेंबर 1000 सेकेंड। आपके
कोई दिक्कत नहीं, 10-15 लाइट चली गई, 10 मिनट चल जाएगा। हाँ, कोई समझ। मैंने कहा न्यूट्रॉन की लाइफ आप कितनी मान के चलेंगे, तकरीबन मैंने कहा 1000 सेकेंड्स। और इसमें भी वही चीज, न्यूट्रॉन भी आपका अंदर देखेंगे शांति से नहीं बैठेगा, रोटेट कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा। इसका भी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में भी समझा रहे थे प्रोटॉन में कितना होगा, 12h/2π जो JS दिख रहा है जूल सेकंड। ये मेरा ख्याल है अब आपको याद आती है। इसमें याद रखने वाली बात बस यही थी कि कैसा होता है अनस्टेबल। अब आदमी कहेगा अनस्टेबल था तो इसका बाहर आके क्या होगा, तो बाहर आके इसका जो भी भविष्य है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने कहा था ना मैं भी हाल दिखाता हूँ एक मिनट में, बाहर आके टूटेगा। तो बाहर आके जो टूट रहा है न्यूट्रॉन, उसको देख रहे हैं। ये बताता है आप न्यूट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, टूट जाएगा। कहाँ टूटेगा तो चेक कर लें। ये न्यूट्रॉन आपका टूटता है 0n1, इससे बनता है बाहर आकर, ध्यान रखना अंदर नहीं, ये बाहर आके प्रोटॉन बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, इन इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, इन्हें आप कहते हैं बीटा पार्टिकल। इसका मैं कारण बताता हूँ। एक्चुअली जो हमारी कन्वेंशन है, जो परंपरा है, उसमें हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन की जगह बाहर है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर है। अभी न्यूट्रॉन बाहर आया, ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा लगता है न्यूक्लियस से निकला, जबकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ना कहते हुए उसको नाम क्या दिया जाता है, बीटा पार्टिकल। और यही आप आगे पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशन टाइप की चीज़ है। इसलिए मैंने कहा जब आप न्यूट्रॉन देखेंगे, एक प्रोटॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल कह सकते हो, और साथ में निकलते हैं एनर्जी पार्टिकल्स। एनर्जी पार्टिकल जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के नाम से जाने जाते हैं। एक आध छोटी वैल्यू, जैसे हमने प्रोटॉन देखी थी, ये किसी कंपटीशन में एक आध बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपसे पूछ लेता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना है या ऐसा कितना है, -1.91, एक आध वैल्यू सिर्फ याद रखने के लिए। अब न्यूट्रॉन की एक सबसे खास बात, इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं। आपको याद होगा हम जब रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या आपको ऐसा याद है, जो आपका अल्फा पार्टिकल जाता था 20,000 में से, जो सीधा न्यूक्लियस की तरफ जाता था, ये बीच में लौट आता था। रीज़न आप बताया जाता था इस डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ है, रिपेल होके वापस लौटेगा। पॉजिटिव है तो ये रिपेल होगा। अब मान के चले मैं इसी न्यूक्लियस पे, इसी एटम पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करता हूँ। अल्फा पार्टिकल के साथ क्या है, अगर ये मान के चले आपका गोल्ड फॉयल है तो अल्फा पार्टिकल इससे रिपेल होंगे, उनकी स्पीड कम कर दी जाएगी, वो उतना अंदर नहीं घुस पाएंगे। लेकिन अगर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आप देखेंगे ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। संत व्यक्ति है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए वो सीधा सीधा धंसता चला जाता है। और सीधा धंसता जाता है तो आपसे क्या कहा जाता है, बीइंग न्यूट्रल इट इज नाइदर अट्रैक्टेड नॉर रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस ऑफ एटम से ना अट्रैक्ट होगा और ना ही रिपेल होगा, इसीलिए इट कैन पेनिट्रेट डीप। न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर हमेशा याद रखिएगा इन कंपैरिजन टू दी चार्ज्ड पार्टिकल ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। कभी कोई पूछे अल्फा ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है या न्यूट्रॉन, तो आपका आंसर होगा न्यूट्रॉन। ठीक, चलते चलिएगा क्लास में, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है और अपन इन्वर्टर पे हैवी बोर्ड पे चल रहे हैं, तो बंद हो सकता है, तो तब तक मज़े से अटेंड करते रहिए। ठीक, आए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रॉन ध्यान देखना, बहुत सिंपली बताता हूँ। न्यूट्रॉन्स आप दो टाइप के मानते हैं। जिन दो टाइप्स के आप न्यूट्रॉन्स को मानते हैं, इनमें से कहलाते हैं स्लो न्यूट्रॉन और एक कहलाते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। तुम कहोगे ये क्या मतलब हुआ। एक्चुअली न्यूट्रॉन्स का हम जो यूज़ करते हैं, थोड़ा सा 10th की याद करो, हमने न्यूट्रॉन्स का यूज़ न्यूक्लियर फिजन में किया हुआ था। फिजन याद है, व्हेन न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ओवर अ यूरेनियम न्यूक्लियस, देन द यूरेनियम इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 पार्ट्स। किसी को ये कहानी याद आती है 10th की? एटम बम में क्या था? क्या है? हाँ, एटम बम में तो यार दुरुपयोग था, तुम उपयोग नहीं बता पाए थे। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब तुमने न्यूक्लियस भी तोड़ा तो बताओ, बम बनाने गए हैं, रिएक्टर नहीं बना पाए। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो बनाओ
एनर्जी लिबरेट होगी, ये बात सही है। तो जब ये स्प्लिट होता है तो आपसे कहा जाता है जो न्यूट्रॉन टकराए, अभी हम इसी में फिजन और फ्यूजन पढ़ेंगे तो आप बताएंगे यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप, कुछ स्लो न्यूट्रॉन से फिजन होगा, कुछ का फास्ट न्यूट्रॉन से फिजन होगा। और इसलिए आप न्यूट्रॉन कितने टाइप के मानते हैं? आप न्यूट्रॉन दो टाइप के मानते हैं, एक आपके कहलाते हैं स्लो न्यूट्रॉन और दूसरे कहलाते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। अब इनमें से बहुत ध्यान से देखना, यूरेनियम का मैं एक आइसोटोप बताता हूँ, यूरेनियम 235, व्हाट एम आई सेइंग, और चलो एटॉमिक नंबर समेत लिखता हूं तो 92 यूरेनियम 235। इसका फिजन आप ध्यान देखना, इसका फिजन केवल और केवल स्लो न्यूट्रॉन्स से ही होता है। तो फिर हमारे सामने जब आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर या ऐसी कोई चीज़ बना रहे होंगे तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपका यूरेनियम 235 है, अगर ये स्लो न्यूट्रॉन्स से फिजनेबल है केवल, तो स्लो न्यूट्रॉन कहाँ से लाओगे? मैक्सिमम न्यूट्रॉन तो हैवी एनर्जी यानी फास्ट होते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम कुछ खास सब्सटेंसेस चूज करते हैं, मैं उनके नाम बताता हूँ। ये खास सब्सटेंसेस आपके होते हैं पैराफिन वैक्स, ये सब्सटेंस होता है ग्रेफाइट, ये सब्सटेंस होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब भारी पानी। भारी पानी कौन सा पानी होता है यार? D2O सही कह रहा है, बिल्कुल सूरज का जवाब बिल्कुल सही है। हैवी वाटर की हम बात करेंगे तो पानी में एक होता है H2O, जहाँ H है प्रोटियम 1H1 और दूसरा होता है D2O। D2O का मतलब ये कोई नया एलिमेंट नहीं है, इट इज द सिंबल फॉर 1H2 ड्यूटीरियम। तो ऐसे सब्सटेंस कौन से गिना है मैंने कहा ग्रेफाइट हुआ, ड्यूटीरियम हुआ, या मैंने कहा आपका जो है कौन सा लेते हैं पैराफिन वैक्स हुआ। इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इनसे हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को क्रॉस कराते हैं। जैसे आपने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन मान के चले इसमें से किसी से क्रॉस कराया, ये मान के चले ग्रेफाइट या ऐसा कुछ भरा हुआ है, इधर से आपके फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आए। जब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आएंगे तो ध्यान देखना यहाँ पर इनका होता है कॉलिजन्स, और जब कॉलिजन होते हैं तो आपको ध्यान आएगा कॉलिजन वाली कहानी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ रहे थे, याद आता है? मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कंडक्टर्स के आयंस से, एटम्स से, मॉलिक्यूल्स से, इन सब से कोलाइड करते हुए जाते हैं। जब कोलाइड करते जाते हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, अपनी एनर्जी उन आयंस को देते हैं। वहाँ हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, स्पीड धीमी हो जाती है तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं वो ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है, और सबसे खास और लास्ट उसमें आपसे कहा था सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट दैट गिव्स राइज टू द हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ भी आपको नजर आएगा ये जो न्यूट्रॉन आए जब भी आपके पैराफिन वैक्स या इनके उसमें से निकलेंगे तो इनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, अपनी एनर्जी इनको सप्लाई करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पर हीट डेवलप होगी। इन दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ऐसे न्यूट्रॉन इनको आप कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन कहने का कारण समझ में आ रहा होगा क्यों कहे गए। आए अब इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसी चीज को एक बार आपको यहाँ पढ़ देते हैं, बड़े मजे से आ जाए वापस जहाँ से हम थे। न्यूट्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन से 2 टाइप? जिनमें आपसे कहा गया स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन, दोनों कैपेबल है पेनिट्रेटिंग ए न्यूक्लियस एंड कॉजिंग आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन जिसमें आप खुद किसी न्यूक्लियस को आर्टिफिशियली ब्रेक करते हैं। देन थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या कहेगा? फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्लो न्यूट्रॉन्स, जो उधर बगल में बता रहा था। फास्ट न्यूट्रॉन्स को आप स्लो कर सकते हैं, लेकिन कैसे करोगे? आप इनको करेंगे बाई सर्टेन मटेरियल्स, कुछ खास मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए। कौन से खास मटेरियल? जो होंगे पैराफिन वैक्स, हैवी वाटर, D2O लिख रहा था, ग्रेफाइट। व्हेन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स पास्ड थ्रू अ मॉडरेटर, ये जो आपके हैं ये किस नाम से आने आते हैं? ये आपके मॉडरेटर कहलाते हैं। मॉडरेटर मतलब उनको स्लो डाउन करने वाले। दे कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉडरेटर, जो भी बगल में फिगर दिखा रहा था, कोलाइड करेंगे।
सो द एनर्जी ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन डिक्रीजेज, इनकी अपनी एनर्जी कम होगी, जबकि मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉडरेटर, जो भी ग्रेफाइट या पानी है उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? दे बोथ अटेन सेम एनर्जी, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सेम एनर्जी पे आएंगे, और ऐसे न्यूट्रॉन्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और इनको आप क्या ऑफ द मॉडरेटर एंड आर कॉल्ड। आप एक छोटा सा डाटा याद रखिएगा, ये आपसे एक दो बार ऑब्जेक्टिव्स में एग्जामिनेशंस में पूछा गया है नीट सरीखे, वो ये रहा। इसमें कोई किंतु परंतु मत पूछिएगा, ये डाटा है कि जो आपके थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी लगभग किस ऑर्डर की होती है? 0.025 eV की, और स्पीड 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ पर लिखी है। अक्सर ये स्पीड कई बार 2200 मीटर पर सेकंड भी लिखी जाती है। कोई ये मत कहना सर आप 2.2 कह रहे थे 2200 कैसी हो गई, मैंने भैया किलोमीटर का मीटर भी तो हो गया। तो अब न्यूट्रॉन्स का मेरा ख्याल है आपको आइडिया लग जाता है, अब इसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आए फिर हम एक और चीज़ पे जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट आप बढ़ेंगे कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में जो जाओगे, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको तुरंत याद आनी चाहिए इमीडिएटली, ये तो केवल मैंने एंटरटेनमेंट के लिए आपसे कर दिया है। और ये आपके पास सबसे पहला आइसोटोप। अच्छा ये बताओ किस गधे को आइसोटोप्स के बारे में नहीं मालूम? हाँ है ना, बताओ जल्दी से, नहीं मालूम? चलो कोई नहीं बोला, यानी कोई गधा नहीं है, तो मैं सीधा पढ़ देता हूँ, बस फिर क्या करूंगा। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर Z, जिनका Z सेम होगा 1H 1H और 1H, लेकिन डिफरेंट मास नंबर्स A, जिनके मास नंबर अलग अलग होंगे 1 2 और 3, ये आपने क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और सारे आइसोटोप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, थोड़ा याद करो, किसी को याद है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक? आइसोटोप की पोजीशन, हाँ, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, क्योंकि मेंडलीफ कहता था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। इस हिसाब से तीनों हाइड्रोजन 1 2 3 मास के अकॉर्डिंग, पहली हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन, तीनों की अलग अलग पोजीशन होनी थी, तीनों के अलग अलग ग्रुप होने थे, लेकिन बेचारे मेंडलीफ को रखने एक नहीं पड़े। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जो मैंने कहा मेंडलीफ का, कि भैया 1H1 1H2 अलग अलग नहीं रखे जा सकते। फिर मॉसलेस लॉज आप पढ़ते थे कि ये काय के फंक्शन होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो दो चार मैंने कहा याद रखिएगा। ऑक्सीजन के 8 16 8 17 8 18, हीलियम के 2He3 2He4, कम से कम ये एक, ये क्लोरीन वाला और एक यूरेनियम वाला, ये तो सबको याद रहते हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक, अब आइसोटोप्स के बाद एक चीज़ और आपको बताता हूँ, वो आपसे बात करते हैं एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये बहुत प्यारी चीज़ है, इसका मुझे पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, आप में से मुझे कोई क्लोरीन का एटॉमिक मास बताएगा? सर 35.5। गजब हो गया। अगर आपने लिखा क्लोरीन 17 और 35.5, सोडियम में मैंने कहा था 11 प्रोटॉन तो 12 न्यूट्रॉन, इसमें मुझे इतना पता है क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 18.5 न्यूट्रॉन। 18.5 न्यूट्रॉन कैसे आए? सर ये एवरेज फ्रैक्शनल मास है। हाँ, और एवरेज भी ध्यान रखना, वेटेड मीन। वेटेड मीन किसे कहते हैं? जैसे बताता हूँ, मान के चले क्लोरीन है, क्लोरीन के आप ध्यान देखेंगे दो आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। मान के चले नेचर में इसका परसेंटेज मिलता है X% और इसका मिलता है Y%। दोनों का जो आप एवरेज निकालते हैं, कैसा आप निकालेंगे? X% को चलो छोड़ो, परसेंट को हम ऐसे लिखते हैं ना बच्चों वाली स्टाइल में,
समझ आ रहा है, x% ऑफ 35 प्लस y% ऑफ 37। जब आप इनको निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो टोटल निकलता है ये 35.5 आता है। इसका ये अनर्थ बिल्कुल नहीं है। जो मैं बता रहा था कि क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन अपन ने आधा काट के डलवाया होता है, 18.5 रखवाए होते हैं। 18.5 नहीं है, कुछ में ये है कुछ में ये है। तो ये क्या है, इनका वेटेड मीन है। यही कारण है एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का। बहुत बढ़िया। अब 2 लाइन में हम इसको पढ़ते हैं, अगर सबको देखने में क्लियर आ रहा है और नहीं आ रहा है तो भी पढ़ेंगे। ये कहता है नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आर मिक्सचर्स ऑफ मैनी आइसोटोप्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। जो आपके नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं वो तमाम सारे आइसोटोप्स के मिक्सचर होते हैं इन प्रोपोर्शन। और अगर मिक्सचर होते हैं तो फिर आपसे क्या कहा जाएगा, सम ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर स्टेबल एंड अदर आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जब भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे x% और y% की, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हम हमेशा केवल और केवल स्टेबल आइसोटोप्स के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं, अनस्टेबल की कैलकुलेशन में जगह नहीं देते। भैया जो अनस्टेबल है, जो अभी है और 2 मिनट बाद उसका भविष्य नहीं है, तो ऐसे भविष्यहीन आइसोटोप को हम क्यों लें। इसलिए जब भी आप इस वेटेड मीन या फ्रैक्शनल इसको एटॉमिक मास को कवर करेंगे, ठीक है, इसमें से वो व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दो 10th में, तो आपका जो है इसमें अनस्टेबल आइसोटोप्स कवर नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब हम जाते हैं, ये कह रहा है रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द स्टेबल आइसोटोप्स। किनकी बात कर रहा है, स्टेबल आइसोटोप्स कैन वेरी इन ए लार्ज प्रोपोर्शन। जो आपके आइसोटोप्स हैं उनकी एबंडेंस यानी उनकी प्राप्ति तमाम सारी वेरी कर सकती है। कुछ x%, मैंने कहा मान चलो 60%, ये 40%। तो फिर क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द वेटेड एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ दीज आइसोटोप्स। जो आइसोटोप है उन्हीं का हम वेटेड एवरेज लेते हुए जाएंगे। अब किसी को कोई शंका हो तो मुझे पूछ लो 1 मिनट में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछें। हाँ ना बताएं, नहीं कि हाँ नहीं, ठीक ओके। देन फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं नहीं खा रही ना। कौन क्या खा ले रहा है, प्रियंका? नहीं हाँ, एटॉमिक मास यूनिट से पहले कैसे नापते थे मास? एटॉमिक मास यूनिट से पहले मास कैसे नापते थे? नहीं, मास नहीं नापते थे। एटॉमिक मास यूनिट से आप ध्यान देखें, एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट ही इसलिए आया था, जो हमने कहा जैसे आपका जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जो नॉर्मल मास नापते थे तो मटेरियल्स का होता था, एटम्स का तो नापते ही नहीं थे, क्योंकि एटम का मास नापना पॉसिबल ही नहीं था। एटम्स के मास की कैलकुलेशन हमने किस बेसिस पे की, जो मैंने कहा जैसे रदरफोर्ड ने और इन्होंने थॉमसन ने और क्या नाम कहता है बोर्स ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पता किया, इससे हमें पता चला इसमें इतने न्यूट्रॉन है इतने प्रोटॉन है, तो हमने उसी को मास मान लिया। आपने क्या मान लिया, जैसे मान चलो सोडियम ही लें, बोले इसमें 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो अपन ने कह दिया इसका मास कितना है, 23 पार्टिकल्स के बराबर। 23 पार्टिकल्स के बराबर मतलब 23 यूनिट्स। फिर उस यूनिट को डिफाइन किया गया। उसका रीज़न ये आया कि उनमें कुछ वेरिएशन दिखा, बोले हाइड्रोजन का थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है या इसका कम आ रहा है, एक्सपेरिमेंट। वो फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आप एक पढ़ेंगे थॉमसन्स पैराबोला, कभी फुर्सत रहेगी तो मैं उसमें आप बताऊंगा। पैराबोलिक कर्व्स के बेसिस पर हम मास की कैलकुलेशन करते हैं, नॉट द मेजरमेंट। तो स्क्रीन पे जब पैराबोला अलग अलग दिखते हैं
उससे समझ में आया कि यार मास जो हम सोच रहे हैं एक साथ 23 होना चाहिए, थोड़ा 23 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा कहाँ से हो गया। तो फिर AMU की एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाई वो कार्बन 12 के बेसिस पे। बाकी रफली तो आज भी वही मौजूद है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, है ना। चले, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, मैंने कहा अपन ने आइसोटोप्स पढ़ लिए, ठीक है ना। अब एक और मनोरंजक चीज फुर्ती से आपकी पढ़ा देता हूँ, ये भी आप बहुत अच्छे से मालूम है, अंदाज तो सबको लग गया होगा। आइसोटोप के बाद में क्या क्या बता सकता हूँ, दिख रहा है, काय की चर्चा करने वाला हूँ, आइसोबार। सही कह रहे हैं, आइसोबार्स कौन होंगे, ये भी क्या बताना, डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। न्यूक्लियाई विच हैव द सेम मास नंबर, जिनके मास नंबर सेम होंगे, 3, अरे ये 3 और ये आपका 3, या फिर ये 14 और ये 14, देख लें ध्यान से, दोनों के मास नंबर सेम है, लेकिन आपसे क्या कहेगा, बट द एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर देखोगे, इसका 6 है बेचारे का और इसका 7 है, और अगर 6 और 7 है तो इसका मतलब एक्चुअली एलिमेंट ही अलग है। 6 का मतलब ये कार्बन है और 7 नंबर का मतलब ये नाइट्रोजन है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी मेंडलीफ और मोजले की बात कर रहा था, प्रॉपर्टीज काय की फंक्शन होंगी, दीज आर द फंक्शन ऑफ नंबर। इसलिए मैंने कहा था ये आप जाते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z आर कॉल्ड आइसोबार्स, और आइसोबार्स में क्या होगा, ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिफरेंट है ये। देन एक तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा नंबर भी आपका नाम सुना होगा, ये आइसोटोन्स, केमिस्ट्री में आता है। आइसोटोन्स कौन कहलाते हैं, आइसोटोन्स वो कहलाते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब समझ में आ रहा है, ये A और Z का डिफरेंस, ये डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ये तो याद है ना, इन्हीं दोनों का डिफरेंस न्यूट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, यानी मैंने कहा आइसोटोन्स, या आप कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में A माइनस Z, ये डिफरेंस सेम हो। देख लो ध्यान से एक बार पढ़ के, दिखाएगा द न्यूक्लियाई हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, या आइसोटोन कहलाते हैं। फॉर देम बोथ द एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर आर डिफरेंट, Z और A दोनों डिफरेंट है, लेकिन द वैल्यू ऑफ A माइनस Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इज सेम। जैसे एग्जांपल चेक कर लेते हैं, आए एग्जांपल पे जाएं, जरा देखें ध्यान से इस एग्जांपल को। लेफ्ट का एग्जांपल सबको पढ़ने आ रहा है, 4 बेरिलियम 9 एंड 5 बोरॉन 10, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों के नंबर्स अलग हैं, दोनों के मासेस अलग हैं, लेकिन इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 9 माइनस 4 का मतलब इसमें आपके होंगे 5 न्यूट्रॉन, यहाँ 10 माइनस 5 इसका मतलब इसमें भी कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 5 न्यूट्रॉन्स, यानी ये दोनों आपके कैसे हैं, आइसोटोन। नेक्स्ट आप चले आए 6C13 एंड 7 एंड 14। अब क्या ओरल निकाल सकते हो, 13 में से 6 गए, कितने बच रहे हैं, 7, 14 में से 7 गए, कितने बचे, 7। एक आध एग्जाम्पल ये, 8O18, 9F19, 3Li7, 4 बेरिलियम 8, और समझाना पड़ेगा क्या, आई थिंक ये तो कर सकते हो ना, बस नाम याद रखना, इनको आप क्या कहते हो जाएंगे, इनको आप कहते हो जाते हैं आइसोटोन्स। अब देन एक और महान आते हैं जो आपके लिए कहलाएंगे मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई आपके लिए कौन से होंगे, मिरर न्यूक्लियाई आपके वो होंगे जिनमें आपसे कहा जाता है न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर A, जिनका मास नंबर A तो सेम होगा, लेकिन विद द प्रोटॉन नंबर Z एंड न्यूट्रॉन नंबर A माइनस Z आर इंटरचेंज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे हो गए होंगे, इंटरचेंज। आओ चेक करते हैं 1s3, आपको 1s3 नजर आ रहा है साफ साफ, ये रहा 1s3। इस 1s3 में देखें जरा, 1s3 में आपके प्रोटॉन बराबर कितने हैं, प्रोटॉन बराबर है 1, दिख रहा है, और न्यूट्रॉन बराबर कितने हैं, 2। अब इसी के बजाय आप इस बगल वाले को चेक करें 2He3 को। जब आप हीलियम को चेक करेंगे, हीलियम में देखना आपके प्रोटॉन आ रहे होंगे 2 नंबर, और न्यूट्रॉन 3 माइनस 2, न्यूट्रॉन आ रहा है 1। अभी नहीं देखा मिरर न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इंटरचेंज, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 2, जिनमें आप देखेंगे कैसा कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन है।
अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ लो। देखें, कोई शंका सर है? शंका कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, हाँ या ना? यस सर। नहीं है? नो सर। नो सर। फिर भी एक बार और मैं समझा देता हूँ किसी एक आध के लिए। 3Li7N4b 3Li7, आओ आप देखो 3Li 3 बता रहा है, प्रोटॉन बराबर 3, न्यूट्रॉन बराबर कितने होंगे 7 - 3 4। आ जाओ बेरिलियम पे, बेरिलियम में 4, 4 का मतलब 4 क्या हुए, ये हो गए प्रोटॉन, अरे कैसा 4 हो गया गंदा था, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन हो गए आपके 7 - 4 यानी कि 3। और आप देखें क्रॉस कनेक्शन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर क्या है, इंटरचेंज्ड है, एक दूसरे के साथ अलग अलग है। देन अब ये आपकी छोटी छोटी सारी कहानियां हो गई। अब लास्ट एक बात हम आज की करेंगे और वो आप बात करेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बस यहाँ से हम एक चीज़ और समझा के फिर अगले टर्न पे इस चैप्टर को लगभग फिनिश कर देंगे। वैसे तो आज ही हम लगभग कर देते, पर मैंने कहा आज लास्ट क्लास में दिक्कत थी तो मैंने कहा रिपीट कर देता हूँ कंप्लीट। नेक्स्ट आप जाएंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियर रेडियस। ये आपको मालूम है जो तमाम सारे एक्सपेरिमेंट थे रदरफोर्ड सरी के, ये एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि आपके न्यूक्लियस की साइज लगभग 10 - 15 मीटर के आसपास होती है। देन आपको ये पता चलता है कि न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो मैंने कहा ऑर्डर है रेडियस, ये काय पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर पर। और अगर इस पर डिपेंड करती है तो फिर आप बताया जाता है R = आता है, ये समझ में आ रहा होगा, R0 एक कांस्टेंट है। बस यही न्यूक्लियर रेडियस है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या बताते हैं, न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ किसके प्रोपोर्शनेट होती है, A की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनेट है। और इस प्रोपोर्शन में आप जाएंगे तो A आपको दिखेगा, A आपका क्या है, A है आपका मास नंबर, और R आप करेंगे तो R0 A की पावर 1/3, जो R0 की रही वैल्यू, तो ये कांस्टेंट आप याद रखिएगा। बस तो जनरली मैंने कहा एक मोटे तौर पे काफ़ी बड़ा पार्ट आपके इस चैप्टर का हमने यहाँ तक एंड कर लिया।